मोड्स की बात कर लेते हैं। ये इको मोड है, इसको जैसे ही हटाओगे तो ये सिटी मोड पे आ जाता है। यहाँ पे ये सिटी मोड दिख गया होगा। फिर यहाँ पे ये जो है स्पोर्ट्स मोड है, जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये अपने स्पोर्ट्स मोड पे आ जाएगा। अब स्पोर्ट्स मोड पे एक बार इसको भगा के देखते हैं कि कैसी चलती है, और जितना इसका जो टॉर्क है वो कब काम आता है और कैसे काम आता है वो देख लेते हैं। 3, 2, 1, स्पीड पे ध्यान रखना, स्टार्ट। ये देखो, ये है इसका एक्चुअल कमाल। नंबर्स में ये फिगर कम लगे, लेकिन अगर मान लो कि कार अगर आप चला रहे हो तो इतनी ही पावर चाहिए आपको सिटी में चलाने के लिए। बहुत ज्यादा तेज नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ज्यादा हम जो है पावर लेंगे तो माइलेज नहीं मिलेगी। मैंने अपना ट्रिप मीटर और माइलेज को भी रीसेट कर दिया है, तो थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि किस तरीके से हम चला रहे हैं। फिलहाल AQI पे नजर रखो गाइस कि ये कितना अच्छे से काम करता है। ये मेरे को सबसे सही चीज लगती है, बिकॉज बाहर बहुत पॉल्यूशन है और ये इस टाइप के फीचर हमें कार्स में मिल जाते हैं। देखो ये जो है ना 170 PS यानी कि 167.6 bhp, ये आपको हाई स्पीड में मिलेगी, और ये मुझे पता चल रहा है, फील हो रहा है। स्टार्टिंग के अंदर जब मैं थ्रॉटल दूंगा तो मेरे को टॉर्क फील होगा 280 Nm ऑफ टॉर्क। ये वैल्यू ज़्यादा लग नहीं रही है नंबर वाइज, लेकिन जब मैं इस कार को चला रहा हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि इतनी बड़ी कार इस स्पीड पे भाग रही है, पेपी भी है इंजन और काफ़ी सही तरीके से भाग भी रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा कम है पावर इसके, तो मुझको लैग फील नहीं हुआ। इनफैक्ट कि ये टॉर्क कन्वर्टर है, और टॉर्क कन्वर्टर में आज तक हमें लैग फील होता था, बट अब कोई लैग फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि पता नहीं कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया। और वो जो टॉर्क कन्वर्टर है, ये जो एशियन कंपनी है जापान की, उन्होंने बनाया है। जैपनीज़ हमेशा से ही कार्स अच्छी बनाते हैं, टोयोटा वगैरह आपने देखी हैं तो वो टूट फूट के भी चल जाती हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं। तो ट्रांसमिशन जो है वो उनका है। अब टाटा ने अपना वाला ट्रांसमिशन ऑटोमेटिक यूज़ नहीं किया है, इसके अंदर जैपनीज़ ट्रांसमिशन यूज़ किया है। अब सोचो कि जैपनीज़ चीज़ है हमारी इंडियन ब्रांड की कार में, और हमें जो है कुछ इस टाइप का स्मूथनेस मिलती है। 64 की स्पीड पे हूँ, एक बार दोबारा से देखते हैं। ये देखना कि पता ही नहीं चलेगा कि कब चेंज हो रही है गियर्स, कुछ पता नहीं चल रहा। टॉर्क कन्वर्टर है वैसे भी, बट टॉर्क कन्वर्टर में भी जो विंग्स होते हैं उनको जब शिफ्ट किया जाता है तो ऐसे ऐसे करके वो शिफ्ट होते हैं। वो सारी चीज़ें, इसके अंदर कोई रबर बैंड इफेक्ट नहीं है इसके अंदर, जैसे CVT या फिर टॉर्क कन्वर्टर का पहले वाले ज़माने में जो आया करते थे, अभी भी कुछ गाड़ियाँ में आता है तो जिनमें CVT और टॉर्क कन्वर्टर होते हैं अलग अलग रेशो में, वहाँ पे आपको रबर बैंड इफेक्ट मिलता है। इसके अंदर शायद मुझे वो फील ही नहीं हो रहा है। एक बात बताता हूँ, कैबिन के अंदर आइसोलेशन अच्छी नहीं है। कैबिन के अंदर ना शोर आ रहा है, जो भी गाड़ी जा रही है आसपास काफ़ी ज़्यादा शोर है। तो आपको आपको एक अच्छी ड्राइव तो मिल जाएगी, बट अगर एक स्मूथ राइड की बात करो कि शोर ना आए यार, बिल्कुल ही जैसे हो जाए आइसोलेशन हो जाए, तो इसके अंदर आइसोलेशन बहुत अच्छी नहीं है। बात आती है इसकी सस्पेंशन की। मैं बहुत देर से इसको चला रहा हूँ कार को, तो मुझे ये फील हुआ कि इसकी सस्पेंशन सेम ही है जो कि प्रीवियस हैरियर में थी। सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ऐसी सस्पेंशन है कि रोड पे तो स्मूथ ही चलती है, लेकिन जब वो हल्के ऐसे ऐसे वाले कच्चे रास्तों में आएगी ना, वहाँ पे वो ऐसे ऐसे करके होती है, और वो होनी भी चाहिए। इतनी बड़ी कार है, इतनी बल्कि कार है, इसके अंदर थोड़ी सी स्टिफ सस्पेंशन ही होनी चाहिए, वरना मोड़ते वक्त कार रोल होने का खतरा बढ़ जाता है। ये है IRVM, रेयर व्यू मिरर एक्चुअली। EIRVM इसको बोलते हैं। मैं IRVM और ORVM नहीं बोलता हूँ, क्योंकि वो एक टेक्निकल वर्ड्स हैं। तो साइड व्यू मिरर एंड रियर व्यू मिरर, ये जो है रियर व्यू मिरर काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। इनफैक्ट कि कार चलते चलते हिल भी रही है, लेकिन इसमें ना स्टेबल आ रहा है विजुअल, पता नहीं कैसे ले रखा है। इसके अंदर OIS है या फिर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन तो खैर नहीं देंगे, लेकिन डिजिटली होगा। तो IES करके या ISO करके समथिंग कोई एक फीचर है इसके अंदर, जो कि इमेज को स्टेबलाइज कर रहा है। ये चीज़ बढ़िया है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये जो कंसोल है ये छोटा लगता है, लेकिन आप खुद सोचो कि ड्राइवर का मतलब जो हाथ है, जो स्टीयरिंग है, वो इतना बड़ा है, इसमें स्पेस ही नहीं है कि बड़ी स्क्रीन लगा दी जाए। यहाँ से इतना ही दिखेगा, और जितना दिख रहा है इतना कंपनी ने दिया हुआ है। अभी तो कैमरे में देखो, ये वाले एंगल से देखो और थोड़े से दूर वाले एंगल से देखो, तो जितना दिख रहा है ना आपको विजुअली, उतना यहाँ पे दिख रहा है। अभी कैमरा में क्या है कि ये वाला स्पेस खाली दिख रहा है, बट एक्चुअल में आंखों से देख रहा हूँ तो स्पेस कोई ऐसा खाली ऐसा है नहीं। अब इसका एक बार क्रूज कंट्रोल भी लगा के देख लेते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और जिस तरीके का ये एडास फीचर दे रही है। तो यहाँ से मैं इसको एक्टिव करता हूँ, तो ये हो चुका है 70 की स्पीड पे मेरा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और मैं इसके अंदर लेन कीप असिस्ट भी ऐड कर दिया मैंने इसमें। एक चीज़ है कि इतना पॉल्यूशन है दिल्ली NCR में कि आवाज़ जो है ना निकल ही नहीं रही है। कोल्ड हो रहा है, खांसी जुकाम कफ सब कुछ हो रहा है मुझे तो।
लेकिन एक बात बताऊं कि जो है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, देखो कार गई थी, इसने अपनी स्पीड को मेंटेन किया, अभी 70 की स्पीड में थोड़ी सी स्पीड इसकी बढ़ाते हैं। तो अगर मैं इसकी स्पीड थोड़ी सी 80 पे लेके चलूँ या 90 पे लेके चलूँ तब हमें एक्चुअल अंदाज़ा होगा। अभी देखो 100 पे है, 100 पे स्पीड है, सामने देख सकते हो तो फॉग आ गया। अब ये अपनी स्पीड को खुद मेंटेन कर रही है सामने वाली कार की स्पीड से। ये चीज़ बहुत बढ़िया है। लेन पकड़ के चलेगी, फिर भी आप हाथ रखो स्टेरिंग में, जैसे मैं हाथ रख रहा हूँ आसपास, लेकिन अभी देखोगे तो सामने वाली कार को पकड़ के चलेगी। ये है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, बहुत सहूलियत दे देता है ये। आगे वाली कार अगर स्पीड बढ़ाएगी तो मेरी कार भी जो है वो स्पीड बढ़ा लेगी। यहाँ पे जो है ना, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि एंटरटेनमेंट के लिए भी यूज़ हो सकते हैं और आपकी जो इंफोटेनमेंट है उसके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। सारे फीचर ऑलमोस्ट वैसे ही हैं, कुछ ऐसा खास नहीं है। बस हाँ, वो डोल्बी एटमॉस जो है वो मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, और उसका जो है साउंड, हम एक बार अगर जैसे यहाँ पे जाते हैं मेन्यू में तो यहाँ पे ये डोल्बी एटमॉस सुनो आप, तो ये डोल्बी एटमॉस अच्छा चलते हुए नहीं चलाएगा वो, एक्चुअली वो जब गाड़ी स्टेशनरी पोजीशन पे होगी तब चलाएगा। क्या है कि कार में क्या है, बाहर का शोर बहुत है। कार में जो है ना, सीट कंफर्टेबल लगी मुझे, ठीक है, स्टीयरिंग बहुत अच्छा है, रिस्पॉन्सिव स्टीयरिंग है, ऑलमोस्ट 86, 87, 90 के अंदर है जो स्टीयरिंग की जो एक्यूरेसी है। बट बाहर का शोर अंदर आता है। और हाँ, हॉर्न, ये जो हॉर्न है ये आपको अंदर भी सुनाई देगा और ज़्यादा तेज़, तो ये एक चीज़ है इसके अंदर। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो कार का स्टांस बहुत बढ़िया है। माइलेज कितनी देगी थोड़ी देर में पता चलेगा मुझे कि ये माइलेज कितनी दे रही है। अभी ये जो इंजन है 8 किलोमीटर की माइलेज दिखा रहा है, बिकॉज मैंने इसको खींच के भगाया है, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ भगाया। अब मैं इसका मोड लगा रहा हूँ इको, उसमें थोड़ी देर बाद देखेंगे कि किस तरीके से ये कितनी माइलेज निकाल पाता है। क्रूज कंट्रोल मैंने 100 पे लगा रखा है, अभी थोड़ी देर चलाता हूँ, उसके बाद में देखते हैं कि माइलेज कितनी निकलती है। बट उससे पहले ये बात कि कार का इंटीरियर, कार का एक्सटीरियर काफ़ी अच्छा है, मतलब इम्प्रेसिव है। अंदर बैठ के ये फील नहीं आ रहा है कि हम एक, क्योंकि ट्रांसमिशन चेंज हो गया ऑब्वियस, अंदर बैठ के फील नहीं आ रहा है कि ना कार के इंजन में कोई शोर है। इंजन में शोर नहीं है, शोर आ रहा है बाहर की गाड़ियों से। इनको भी फिर कर देना चाहिए था, अकोस्टिक ग्लासेस इसके अंदर यूज़ कर लेने चाहिए थे टाटा को। वैसे कि ये भी होंगे कुछ हद तक डैम्पिंग कर रखी होगी, बट वो इतनी डैम्पिंग इतनी प्रॉपर नहीं है। इंजन में कोई नॉकिंग साउंड, किसी तरीके का कोई रेटलिंग साउंड या फिर कुछ और ट्रांसमिशन साउंड या फिर कुछ ऐसा टैपेड या फिर ऐसा कुछ समथिंग कट 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 करके जाता है, वो नहीं है इसमें। इंजन बहुत स्मूथ है। जिस हिसाब से ये पावर जनरेट कर रहा है 280 Nm ऑफ टॉर्क, उतना मेरे को लगा कि सिटी यूज़ के लिए और हाईवे यूज़ के लिए भी बहुत है। कहाँ भगाओगे इसको, कोई रेस थोड़ा ना करनी है इन गाड़ियों से। इन गाड़ियों से क्या है कि आप फैमिली आउटिंग करने जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, मान लो इतनी बड़ी कार लेके, वैसे ऑफिस जाना भी सही नहीं है क्योंकि आप ट्रैफिक में फंसे रहोगे, बट मान लो अगर आप इसको ड्राइव कर रहे हो तो उस सिनेरियो के अंदर इतनी पावर आपको मतलब मोर देन इनफ लगेगी। कोई इसको इससे हमें रेस नहीं करनी। बट हाँ, ये है कि टाटा के इंजीनियर्स ने एक जो है वो एक माइलेज जो वाला जो सीन है वो बहुत अच्छे से बनाया है कि पावर इतनी दे दो कि किसी को कम ना लगे। दूसरी बात कि माइलेज भी ऐसी दे दो कि लोग परेशान ना हो और लोग ये सोचें कि अरे वाह यार, ये तो मतलब ये तो बहुत ही सही की चीज़ भी हमें मिल गई। तो माइलेज भी मिल रही है यहाँ पे, परफॉर्मेंस भी मिल रही है। कुछ चीज़ें इसके अंदर मुझे लगती हैं कि थोड़ा सा साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाए, और सस्पेंशन तो मुझे इसकी ठीक लगी, म्यूज़िक सिस्टम भी मुझे इसका ठीक लगा। स्टीयरिंग जो है वो अच्छा है, मतलब प्रॉपर टाइप है। स्टीयरिंग के अंदर भी कोई ऐसी, अब मैं बताऊँ, ये जो हैरियर है ना, इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, मतलब कोई कहीं पे फिट एंड फिनिश का तो अभी तक मुझे इशू दिखा नहीं कहीं पे भी, वरना मैं खुद ही बता देता हूँ। लेकिन एक चीज़ देखो, मौसम कैसा चेंज हो गया है बाहर, बिल्कुल फॉग हो गया है। अभी तो सुबह जब मैं निकला था बिल्कुल डेंस फॉग था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मेरे को वेट करना पड़ा। तो मैंने गाड़ी के बारे में समझा और समझने के बाद में ये वीडियो बनाया जा रहा है। अभी जो है कार की माइलेज 8 पे ही रुकी हुई है गाइस, यहाँ पे मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, दिखा नहीं रहा हूँ। तो 8 पे ही रुकी है इसकी माइलेज। 26 किलोमीटर में चल चुका हूँ। अब कितना लंबा डिस्टेंस के बाद में ये माइलेज चेंज होगी वो शायद अभी हमें नहीं पता। वो ARAI की जब माइलेज आएगी ना, कि कितनी माइलेज ARAI ने टेस्ट करी है, उसके बाद में मैं इसकी जो माइलेज होगी वो टेस्ट करके दिखाऊंगा। देखो, मैंने ब्रेक और इस पे एक्सीलेटर पे पैड नहीं रखा हुआ, ये एक एडवांटेज है एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल की। अपने आप ब्रेक करेगा, अपने आप चलेगा, कोई टेंशन नहीं लेनी। लेकिन हाँ, ये है कि आपका ध्यान जो है रोड पे होना चाहिए। ओवरऑल बताऊं तो बिल्ड क्वालिटी वाइज 5 स्टार रेटेड है, चाइल्ड और एडल्ट में। भारत एनकैप है इसमें, मतलब भारत एनकैप से 5 स्टार रेटेड है। तो यार, टाटा का लोहा सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, और 5 स्टार रेटेड है तो फिर इतना बड़ा, इतना बल्क आप लेके चल रहे हो। बट हुड अगर आप कभी खोलोगे मेंटेन करने के लिए तो वहाँ पे गैस स्टड्स नहीं है, हाथ से खोलना पड़ता है, जैसे कि मैंने खोल के दिखाया था।
ओवरऑल देखा जाए पैकेज की बात, तो इसका मिड वेरिएंट अगर उसके अंदर ये इंजन डालते थे पेट्रोल वाला, तो इसका जो मिड वेरिएंट होगा ना वो काफ़ी अच्छा माना जाएगा। और अगर ये वाला वेरिएंट काफ़ी महंगा आया, मतलब मान लो कि 18-19 लाख रुपए का आया, तब लोगों को सोचना चाहिए। बट अगर ये वाला वेरिएंट 17 लाख रुपए का है, 16 लाख रुपए के अंदर से स्टार्ट हो जाता है, ये वाला हाइपीरियन इंजन वाला पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो मज़ा आ जाएगा। इसके अंदर कुछ और वेरिएंट्स भी आ रहे हैं, और ऐसे ही सफारी का भी वेरिएंट है। तो सफारी वाला वीडियो मैं बना रहा हूँ नेक्स्ट। आपको क्या करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करके रखना है और कुछ भी नहीं, और इंस्टाग्राम पे जाके थोड़ी सी रील्स देख के फॉलो कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो मिलता है गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। अभी आगे फॉग हो गया तो मैं कुछ और बना भी नहीं सकता, इसलिए बाय बाय।